गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपको पता चलेगा कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई के क्या पैरामीटर्स होते हैं और किन पैरामीटर की वजह से हमको वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। हमारा जो भी वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो किस प्रकार काम करता है। सबसे पहले हमको जानना होगा कि आईसी की नीड क्या है। ये जो टॉपिक है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कह सकते हैं हम इसको, लेकिन आपके सिलेबस में है और इसी यूनिट में है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस कैन बी फैब्रिकेटेड इन अ स्मॉल स्पेस। अभी जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से हम छोटी सी जगह में बहुत से ज्यादा कंपोनेंट माउंट कर पाते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना डेवलपमेंट है और हम लोग इतने सारे फैसिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी देख पा रहे हैं। यूज ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस विल इंक्रीज द ओवरऑल साइज। अगर हम मान लीजिए कि एक स्पेस है, वहां वीएलएसआई टेक्नोलॉजी की मदद से डिफरेंट कंपोनेंट्स को माउंट करते हैं, उसके बजाय हम ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो कंपोनेंट को माउंट करके बनाएंगे तो हमारा जो डिवाइस बनता है उसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या सेमीकंडक्टिंग टेक्नोलॉजी है, ये छोटा सा प्रोडक्शन हो तो उसका कॉस्ट जस्टिफाई नहीं होता। उसका कैपिटल इतना ज्यादा होता है कि आप उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई छोटे से प्रोडक्शन के लिए नहीं कर पाते हो। तो इसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में हमारे इंडिया में काफी सारे चैलेंजेस है और अभी कुछ काम हो रहा है। हो सकता है आने वाले 10 साल में आपको उसका इफेक्ट देखने को मिले। लेसर रिलायबिलिटी फॉर डिफरेंट डिवाइसेस टू अचीव वन टास्क। हमारा जब हम लोग आईसी यूज करते हैं तो एक काम करने के लिए हमको बहुत सारे डिवाइस नहीं लगते। हम मान लीजिए हमने एक आईसी लिया, वो आईसी जिस टास्क के लिए स्पेसिफाइड है वो टास्क उस आईसी की और दो तीन कंपोनेंट की मदद से हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको सिंगल डिवाइसेस से हमारा ऑपरेशन होगा। और आईसी की मदद से क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग रिड्यूस हो जाता है। आपको पता है कि ये आईसी में उसका टेस्टिंग की मेथड होती है हर आईसी की। तो आप अब उसकी टेस्टिंग की मेथड से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये डिफिकल्टी है या फिर ये आईसी प्रॉपर वर्क नहीं करे, आप उसको रिप्लेस कर दो। तो आपका ओवरऑल जो रिपेयरिंग कॉस्ट है, अगर मान लीजिए बहुत सारे कंपोनेंट आपने लगा के जो आईसी जो काम करती है उसके लिए आपने बहुत सारे कंपोनेंट डिफरेंट लगा के एक ऑपरेशन का डिवाइस बनाया है, तो आपको सारे डिवाइसेस चेक करने पड़ेंगे। इस वजह से आपका वक्त ज्यादा लगेगा। तो एफर्ट भी बचता है और कीमत भी, आपका पैसा भी बचता है। आईसी का क्या फायदा है दोस्तों? कम जगह होती है, कम जगह उसको चाहिए आईसी को, और वजन भी बहुत कम होता है। इसी वजह से हमारा जो भी कंपोनेंट बनता है आईसी के हेल्प से, तो उसका वजन कम होता है। प्रोडक्शन टाइम उसका कम होता है। अगर बल्क प्रोडक्शन हो तो कॉस्ट भी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। रिलायबिलिटी उसकी हाई है। उसको जो पर्पस के लिए आपने एंड गेट और गेट या लॉजिकल ऑपरेशन वाली आईसी या कोई भी टेम्परेचर वाली आईसी, जो भी आईसी आपने लिया है, उसकी काम के लिए उसको आपको देखना नहीं पड़ेगा, वो काम वही करेगा। तो रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप आईसी नहीं यूज करें तो आपको बहुत ज्यादा कंपोनेंट लगेंगे। और ऑपरेटिंग पावर आईसी का हमारा डीसी वोल्टेज पे हमको पता है काम करती है 520 तक वोल्ट तक काम कर चाहिए हमको, तो वो इजीली एक्सेसिबल होता है, हमको मिलता है। और उसका जो पावर ऑपरेशन जो होता है, वोल्टेज कम है, करंट कम होगा और ओवरऑल पावर कंजम्पशन कम होगा। टेम्परेचर लिमिट, थर्मल लिमिट इसकी ज्यादा होती है। तो क्योंकि करंट ही कम हो रहा है तो वहां पे टेम्परेचर उस हद तक नहीं जाएगा। सिंपल सर्किट लेआउट एंड माउंटिंग, उसका माउंटिंग बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। तो आईसी अगर लाओ आप तो उसके जो भी लेग्स है वो आपको माउंट करने हैं, तो आप किसी भी पे उसको माउंट कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है? सिंगल कंपोनेंट फेलियर मेक आईसी यूजलेस। कई बार क्या होता है कि मुझे पता है कि ये आईसी वर्क नहीं कर रही, टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करने में पता चलेगा आईसी वर्क नहीं करे, तो आपको वो बदलना पड़ेगा, तो वो यूजलेस हो जाएगा। और पूरा सर्किट का चेंज पॉसिबल नहीं है। सर्किट का चेंज का मतलब ये है कि आपको आईसी
ऐसे ही रिप्लेस करनी पड़ेगी, पूरी सर्किट का चेंज आपको करना नहीं पड़ेगा। और सर्किट आपको जो पर्पस के लिए है, वही पर्पस के लिए आप यूज़ कर पाओगे। आप उसको रीडिफाइन करने के लिए आपको नया फैब्रिकेशन करना पड़ेगा। और इंडक्टर वहाँ पे आईसी के अंदर फिट नहीं हो सकता, तो कई सर्किट में जब इंडक्टर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको अलग से लगाने पड़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ रेटिंग 30 पिकोफैराड फॉर इनबिल्ट कैपेसिटर साइज़ की वजह से वहाँ पे 30 पिकोफैराड तक का ही कैपेसिटर इनबिल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। पावर रेटिंग की लिमिटेशन है, हायर पावर रेटिंग के लिए हमको डिफ़िकल्टी रहेगा। तो ये जो छोटा-सा सेक्शन था, वो हमने खत्म किया। अभी हम मेन हमारे टॉपिक पे आ रहे हैं, नीड ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों एक बात समझिए कि हम लोगों को इतना पता है कि हमारे जो वोल्टेज सोर्स है वो सारे एसी है। हमारा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का पावर सप्लाई है, लेकिन हमारे काफ़ी सारे कंपोनेंट है डीसी आउटपुट में वर्क करते हैं। तो उसका डीसी इनपुट चाहिए, अगर डीसी इनपुट चाहिए तो मुझे एसी टू डीसी कन्वर्जन करना रहेगा। तो वो एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए क्या होता है, मैं रेक्टिफायर यूज़ करता हूँ। तो आप लोग रेक्टिफायर जब यूज़ करोगे, तो रेक्टिफायर में एसी टू डीसी कन्वर्जन में कई बार वोल्टेज का ड्रॉप होता है, प्योर आपको डीसी नहीं मिलता अगर फ़िल्टर नहीं यूज़ किया। तो और कई बार जैसा इनपुट अगर चेंज होता है, क्योंकि 230 वोल्ट में दोस्तों आप कभी भी अपने घर मल्टीमीटर लेके देखिए और सॉकेट में आप फेज़ न्यूट्रल में आपका मल्टीमीटर का कनेक्शन करोगे, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो कंटीन्यूअस वेरी रहता है। अगर मान लीजिए इनपुट ही वेरी है, एसी इनपुट वेरी कर रहा है तो आउटपुट डीसी भी वेरी होगा। लेकिन कुछ एप्लीकेशन होती है वहाँ पे स्पेसिफिक डीसी वोल्टेज चाहिए। तो ये डीसी क्यों वेरी होता है, उसके कुछ रीज़न है। चेंज इन इनपुट, अगर आपका इनपुट चेंज हुआ तो आपका डीसी वेरी आउटपुट भी वेरी होगा। लोड करंट चेंज होगा, कई बार क्या होता है हमको लोड करंट ज़्यादा डिमांड चाहिए तभी भी चेंज हो सकता है। और टेम्परेचर की वजह से भी हमारा डीसी वेरी हो सकता है। तो हमको बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है कि वहाँ पे हमको फिक्स डीसी चाहिए। तो ज़्यादा वेरिएशन हम अलाउ नहीं करते, तो उस एप्लीकेशंस के लिए हमको रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हम जहाँ भी हम कुछ ऐसे हमारे सेंसिटिव डिवाइस है जो डीसी पे वर्क करते हैं और उसको फिक्स वैल्यू का डीसी चाहिए, तो वहाँ पे वो उसके लिए हम लोग आगे रेगुलेटर लगाएँगे जिसकी वजह से उसको फिक्स डीसी इनपुट मिलेगा। तो अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार की वो एप्लीकेशंस होती है, क्या या फिर किस प्रकार के रेगुलेटर्स होतेंगे, वो देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम, बेसिक वोल्टेज रेगुलेटर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं दोस्तों। कोई भी रेगुलेटर हो तो उसमें एक इनपुट आएगा दोस्तों और लोड आएगा। बीच में जो भी है वो सारा आपका डिवाइस आएगा। तो लोड माने आप जहाँ पे लोड कनेक्ट करते हो वो डिवाइस है। तो कंपैरेटर, कंपैरेटर दोस्तों क्या होता है? कंपैरेटर का नाम से भी आपको पता चलता है, इट कंपेयर्स 2 पैरामीटर्स। तो कंपैरेटर्स में एक रेफरेंस सिग्नल्स होता है, रेफरेंस और एक फीडबैक सिग्नल होता है। हम दोनों को कंपेयर करते हैं और एरर प्रोड्यूस होता है और एरर आगे जाएगा, उसी वजह से आपका करेक्शन होगा। तो एक रेफरेंस सिग्नल रहेगा और एक फीडबैक रहेगा। ये सैंपलिंग है, ये इसका मतलब कि आप आउटपुट से सैंपल ले रहे हो। क्या आउटपुट है? तो ये आपका जो सैंपलिंग रहेगा, वो सैंपलिंग क्या करेगा दोस्तों? वो सैंपलिंग आपका ये करेगा कि आपका आउटपुट से आपको कंपैरेटर में एक सिग्नल देगा, जिससे आप रेफरेंस और सैंपल को, फीडबैक को दोनों को कंपेयर करोगे, तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा और वो एरर मॉडिफाई करके एक सिग्नल जाएगा एम्पलीफायर में, क्योंकि एरर का जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ही कम होता है। जी कुछ एप्लीकेशन में वो वोल्टेज लेवल पे काम या वो करंट लेवल पे काम नहीं हो पाता, इस वजह से हम लोग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं और एम्पलीफायर आके सिस्टम में जाएगा और कंट्रोलर के थ्रू आपकी सिस्टम ऑपरेट रहेगी। तो ये बेसिक डायग्राम है। किसी भी वोल्टेज रेगुलेटर में कंपैरेटर होता है, एक रेफरेंस सिग्नल जहाँ पे आपने सेट किया है और एक सैंपलिंग और या जिसे फीडबैक सिग्नल कहेंगे, वो दोनों कंपेयर करेंगे, एरर सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे और एरर के अकॉर्डिंगली जो सिग्नल आएगा उसे एम्पलीफाई किया जाएगा और आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट उसको कंट्रोल करेगा। तो और इसी वजह से आपका आउटपुट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सैंपलिंग है जिसे फीडबैक एलिमेंट कहेंगे, एक रेफरेंस सिग्नल है, कंपैरेटर है, एम्पलीफायर है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है प्रॉपर मैग्नीट्यूड के लिए। कंट्रोल एलिमेंट है जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है जो फाइनल सिस्टम के कंट्रोल के लिए यूज़फुल है।
तो ये दोस्तों हमारा ब्लॉक डायग्राम है। आपको अगर जनरल पूछा जाए कि आप एक्सप्लेन कीजिए किस प्रकार वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर देखेंगे। ये है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर। आपकी एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर पाओगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर देखेंगे। जेनर डायोड, शंट टाइप और सीरीज टाइप। दोस्तों आपको पिछले वीडियोस में पता है जेनर डायोड हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो हम यहाँ पे शंट टाइप और सीरीज टाइप दो रेगुलेटर यहाँ पे देखेंगे। शंट टाइप वोल्टेज रेगुलेटर, शंट वोल्टेज रेगुलेटर कहेंगे हम इसको। तो शंट टाइप में ये डायग्राम है, यहाँ पे ये शंट में कनेक्ट किया गया है। ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे शंट में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। तो आप देख सकते हो ये सप्लाई है और यहाँ से जेनर डायोड है हमारा, जो बेस में कनेक्ट किया गया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्टेड है। और आपका कलेक्टर एमीटर जंक्शन से आपका लोड कनेक्टेड किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये सीरीज रेजिस्टेंस है, आपको जेनर का फंक्शन बेसिक पता है। तो बेसिक फंक्शन जो जेनर का है उसके अकॉर्डिंगली ये डिवाइस ऑपरेट होगा। हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू VZ प्लस VB कह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो मिलेगा जेनर प्लस VBB, ये जेनर का वोल्टेज इतना और VB का वोल्टेज होगा, वो टोटल वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में मिलेगा। इसका मतलब जेनर का वोल्टेज जैसा चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। और VB भी हम चेंज होगा यहाँ पे। और आउटपुट V0 इज इक्वल टू V इन माइनस ISC RAC। तो ये भी समझ सकते हो आप लोग, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इन में ISC RAC में जो भी ड्रॉप रहेगा वो यहाँ पे हमको मिलेगा। सिंपल है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको माइनस ISC RAC करो V इन में से, तो ये आउटपुट आपको मिलेगा। तो आप समझते हैं इसको, अब इसका वर्किंग समझते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज मान लीजिए बढ़ता है तो हमको उसको कम करना है। हमारा एम क्या है? V0 को, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। अगर बढ़ गया आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज को कम कैसे करेंगे? तो देखिए आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ पे बेस करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, इसी वजह से बेस करंट यहाँ पे बढ़ेगा। तो बेस करंट बढ़ा तो उसकी वजह से पता है आपको आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो कलेक्टर करंट भी यहाँ पे बढ़ेगा। और कलेक्टर करंट बढ़ा, बेस करंट बढ़ा, इसकी वजह से ये आपका आईएससी आरएससी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा। लेकिन आपको पता है V0 इज इक्वल टू V इन माइनस ISC RSC। आपका जैसे ISC RSC बढ़ेगा, आपका यहाँ पे V इन माइनस ISC RSC का वैल्यू कम होगा, इसकी वजह से आपका V0 फाइनल है वो कम होगा। तो दोस्तों आप सिंपल इसका ऑपरेशन इस प्रकार याद रख सकते हो, जैसे आउटपुट वोल्टेज अगर आपका बढ़ रहा है लिमिट से, तो बेस करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा और ISC RSC बढ़ेगा, उसकी वजह से अगेन V इन माइनस ISC RSC के अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रह जाएगा। इससे रिवर्स प्रोसीजर देखते हैं। अगर आउटपुट वोल्टेज डिजायर्ड वोल्टेज से कम हो रहा है, तो अगेन बेस करंट कम होगा, कलेक्टर करंट कम होगा, ISC RSC आपका कम होगा, इसकी वजह से आपका V इन माइनस ISC RSC बढ़ेगा, इसका मतलब आपका आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये जो सारे डिवाइसेस हम यहाँ पे देखेंगे, उसमें आपको ट्रांजिस्टर के जो बेस करंट और कलेक्टर करंट और इमीटर करंट तीनों के रेफरेंस में आपका ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन कैसे चलता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका वोल्टेज कंट्रोल होगा। तो ये जो यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप लिखी हुई है, इसको आपको अगर एग्जाम में पूछते हैं तो ये भी लिखना है और इन वर्ड्स भी लिखना है। कई बार क्या होता है, बच्चे एग्जाम में ये सिर्फ सिंपल लिख के चले आते हैं, उससे मार्क्स कट हो जाते हैं आपके, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं दोस्तों। एज जेनर डायोड इज कनेक्टेड टू द बेस सर्किट, पावर रेटिंग इज लो। जेनर डायोड की वजह से पावर रेटिंग लिमिटेशन आ जाती है, एफिशिएंसी यहाँ पे कम है। और यहाँ पे अगर ज्यादा पावर चाहिए तो ज्यादा ट्रांजिस्टर आपको पैरेलल कनेक्शन करने चाहिए। तो ये हुआ शंट टाइप रेगुलेटर। अभी सीरीज टाइप में हम दो रेगुलेटर देखेंगे, एक विथ फीडबैक देखेंगे, एक विदाउट फीडबैक देखेंगे। ये विदाउट फीडबैक है। देखिए यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे VCE में ड्रॉप होगा और ये वर्क करेगा। यहाँ पे अगेन जेनर डायोड आपको दिखता है। वोल्टेज रेगुलेशन में जेनर डायोड का बहुत ही पिवोट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये इसका बेसिक सर्किट है, आप देख सकते हो। एक रजिस्टर है, जेनर डायोड और ट्रांजिस्टर, आपका पावर सप्लाई है वो तो सेम है। तो ये तीन कंपोनेंट की वजह से पूरा रेगुलेटर काम करेगा।
इसका इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि V0 इज इक्वल टू वी जेड माइनस वीबी। इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, अगर जेनर वोल्टेज में से वीबी को माइनस करेंगे, बेस एमीटर वोल्टेज को, बेस एमीटर वोल्टेज को माइनस करेंगे तो वो आपको मिलेगा। और इसी को, इसका दूसरा इक्वेशन है वी इनपुट इज इक्वल टू V0 प्लस VCE। आपका इनपुट है वो कि कहाँ ड्रॉप होगा, एक VCE में ड्रॉप होगा और बाकी का वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा। तो आइए इसका ऑपरेशन समझते हैं। अगर मान लीजिए इनपुट वोल्टेज कम हुआ, यहाँ पे मैंने फीडबैक नहीं लिया है, वो आप देखिए। इनपुट वोल्टेज बढ़ गया, VI बढ़ गया मान लीजिए, तो VI बढ़ गया तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ से करंट बढ़ेगा, तो VR आपका वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बढ़ेगा, ड्रॉप। इसकी वजह से, ये बढ़ने की वजह से कलेक्टर करंट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। कलेक्टर करंट कम होने की वजह से आपका VCE ओवरऑल वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर जंक्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो VCE रिड्यूस हो रहा है दोस्तों, इसकी वजह से क्या होगा, आपका अगेन आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब चेंज हमारा इनपुट वोल्टेज है, फिर भी हमारा इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, फिर भी यहाँ पे VC इस तरह से कम हो रहा है कि आपका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो जो भी चेंज हमारा इनपुट के में आया, वहां पे आउटपुट पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा, और वो सारा इफेक्ट यहाँ पे ट्रांजिस्टर उसको कंट्रोल कर लेगा। उसका VC कलेक्टर करंट कम होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर एमिटर जंक्शन उसका कम होगा, इसी वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक सैंपल है, यहाँ पे मैंने इनपुट वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज से रिलेशन बताया है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे लो है, ये एडवांटेज है। जेनर डायोड रेटिंग इज लो ड्यू टू रिड्यूस पावर, ये एक लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो। जेनर डायोड रेटिंग यहाँ पे लो रहेगा। तो और डिसएडवांटेज इसका ये है, आउटपुट वोल्टेज इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज, आउटपुट वोल्टेज इज फिक्स्ड फॉर गिवन सर्किट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये लिमिटेशन है इसकी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो विदाउट फीडबैक वाला है, यहाँ पे अगर इनपुट का चेंज होता है तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा, और इससे रिवर्स भी आप समझ सकते हो। मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आप इसको रिवर्स में समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको, अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ता है फिर भी ट्रांजिस्टर इसी प्रकार ऑपरेट करेगा, कलेक्टर करंट कम होने की वजह से VCE आपका कम होगा, इसी वजह से आउटपुट वोल्टेज ये इक्वेशन के अनुसार आपका मेंटेन रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब विद फीडबैक देखेंगे ट्रांजिस्टराइज सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, इसका विद फीडबैक देखेंगे सीरीज वोल्टेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, और यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी रहा है, और फीडबैक हम लेते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके अकॉर्डिंगली Q1 का बेस करंट कंट्रोल होता है, और इसी वजह से Q1 का जो देखिए यहाँ पे कलेक्टर है वो VCE में जा रहा है, तो वो Q2 के लिए बेस करंट हो गया, Q1 का कलेक्टर करंट Q2 के लिए बेस करंट हो गया, उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे Q2 का ऑपरेशन होगा। तो सिंपल सर्किट है। और अगेन जेनर डायोड ट्रांजिस्टर रजिस्टर, आप देख सकते हो यहाँ पे सर्किट बहुत ही सारी सर्किट में ट्रांजिस्टर रजिस्टर और जीनर, यहाँ पे तीन चीजों से सारी सर्किट बन रही है, तो समझने के लिए बहुत इजी रहता है। तो आइए देखते हैं इसको। Q1 हमारा कंपेरेटर कहेंगे। कंपेरेटर क्या करता है दोस्तों, रेफरेंस और फीडबैक को कंपेयर करता है। ये आपका रेफरेंस सिग्नल है, जेनर हमारा रेफरेंस प्रोवाइड करेगा, और ये फीडबैक यहाँ से आउटपुट वोल्टेज का फीडबैक हमें यहाँ पे मिलेगा, और Q1 हमारा कंपेरेटर करेगा। और Q2 है कंट्रोल एलिमेंट, क्योंकि Q1 के अकॉर्डिंगली जो भी आउटपुट यहाँ पे कलेक्टर करंट आएगा वो Q2 के लिए हमारा बेस करंट बनेगा, और यहाँ पे VCE कंट्रोल होगा। इसको बाईपास ट्रांजिस्टर भी कहते हैं और एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। R5 हमारा जो है बेसिकली यहाँ पे मैंने उसको एज करंट लिमिटिंग रजिस्टर कहते हैं, मैंने यहाँ पे उसको एक्चुअली R4 बताया है, तो वो हमारा R4 है, बेसिकली R4 है। तो और नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज कंट्रोल कलेक्टर करंट्स ऑफ Q1, इसका मतलब आप ऐसा समझिए, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्शन दे दूं तो इट विल बी बेटर। तो ये यहाँ पे ये R4 है, तो आपको उससे गलत फहमी ना हो। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए Q1 कंपेरेटर है। Q1 क्या करता है दोस्तों, Q1 दो सिग्नल को कंपेयर करता है। रेफरेंस सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा, रेफरेंस सिग्नल जेनर डायोड प्रोवाइड करेगा। और फीडबैक सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा, फीडबैक सिग्नल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट करेगा। तो Q2 हमारा कंट्रोल एलिमेंट हो गया। इसका मतलब है कि ये जितना ये ट्रांजिस्टर में से जो भी कलेक्टर करंट जाएगा
उसके अकॉर्डिंगली आपका Q2 का ऑपरेशन होगा, क्योंकि Q2 का बेस करंट रहेगा Q1 का कलेक्टर करंट, और उसकी वजह से आपका VCE कंट्रोल होगा। R4 हमारा करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। तो इसी प्रकार ये सर्किट वर्क करती है, और नेगेटिव फीडबैक आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि Q1 आपका का कलेक्टर करंट है वो Q2 पर कंट्रोल करता है। ये नेगेटिव फीडबैक प्रकार का अरेंजमेंट है। इक्वेशन इसका रहेगा Vf फीडबैक वोल्टेज इज इक्वल टू Vz प्लस VBE। तो फीडबैक वोल्टेज क्या रहेगा? Vz प्लस VBE1। ये फर्स्ट हमारा ये जो VBE है, ये दोनों वोल्टेज का VBE और Vz दोनों का इक्वल Vf होगा। ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इस प्रकार वर्क करेगा। तो ये इसका अगेन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो जैसे मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, V0 बढ़ रहा है, तो हमारा एम है V0 को घटाना। अगर बढ़ रहा है तो घटाना है, घट रहा है तो बढ़ाना है, दैट्स इट। तभी वोल्टेज मेंटेन होगा ना। तो VB1 बढ़ता है, इसका मतलब इसका V0 बढ़ता है, तो Q1 का बेस वोल्टेज बढ़ रहा है। तो Q1 का बेस वोल्टेज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? Q2 का बेस वोल्टेज कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस वोल्टेज बढ़ रहा है, तो ये जो कलेक्टर करंट है इट विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है यहाँ पे। और VC आपका अगेन बढ़ेगा, क्योंकि B2 हमारा कम हो रहा है, और आउटपुट वोल्टेज अगेन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि VC अगर मान लीजिए बढ़ता है तो VC ड्रॉप है, तो आउटपुट वोल्टेज में VC ड्रॉप जितना ज्यादा उतना आउटपुट वोल्टेज कम, तो जितना भी बड़ा होगा उतना ड्रॉप यहाँ VC ले लेगा, और इसकी वजह से V0 कांस्टेंट रहेगा। तो इसको आप समझ सकते हो। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये ब्लैक में लिखे हुए ये एडवांटेज है, और रेड में आएगा वो डिसएडवांटेज है। टेम्परेचर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वेरिएबल आउटपुट हम अचीव कर पाते हैं, जिस प्रकार हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस एन एमीटर कलेक्टर एन एमीटर कंट्रोल करते हैं ट्रांजिस्टर Q2 में सीरीज एलिमेंट। करंट कैपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम है। तो ये हुआ हमारा फीडबैक टाइप का वोल्टेज रेगुलेटर, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। अभी कुछ हमने पहले आईसी की एक बात की, तो जो आईसी मैंने आपको बताया वो आप ये कह सकते हो कि वोल्टेज रेगुलेटर आईसी भी मार्केट में अवेलेबल है। 78 सीरीज, 79 सीरीज, ये जो एक्सएक्स लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर्स आते हैं। मान लीजिए 7805 है तो +5 वोल्टेज हुआ, 7905 है तो -5 हुआ। इसी प्रकार LM317 है, एक्चुअली LM3XX कह सकते हैं, 320 भी आता है, और दूसरी सारी सीरीज भी आती है। तो ये 3 टर्मिनल आईसी है। ये आईसी के 3 टर्मिनल होते हैं जो वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ 3 लीड आईसी। ये आईसी आप देखोगे तो 3 टर्मिनल दिखेंगे। 1 लीड इज फॉर इनपुट, 1 इज आउटपुट एंड 1 इज थर्ड कॉमन। इसका मतलब इसके 3 टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल कॉमन रहेगा और एक आउटपुट एक इनपुट में। और करंट रेंज आप देख सकते हो 100 मिली एम्पियर से 3 एम्पियर तक बहुत ही ज्यादा है। अवेलेबल वोल्टेज रेटिंग आपके काफी सारे वेराइटीज यहाँ पे दिख रहे हैं, 5, 6, 8, 10 अप टू 24, उससे भी ज्यादा पॉसिबल है। इट इज यूज्ड टू कनेक्टेड नियर फिल्टर टू अवॉइड ऑसिलेशन। फिल्टर से करीब इसको कनेक्ट करते हैं। ये इसका बेसिक सर्किट डायग्राम है, आप देखिए इसको अच्छे से समझिए। ये 3 टर्मिनल आईसी का इसका बेसिक डायग्राम है। तो एक इनपुट होता है, एक रेफरेंस होता है और एक आउटपुट। हो गए आपके 3 टर्मिनल हो गए, क्योंकि एक आउटपुट में गया, एक इनपुट में, और एक आपका रेफरेंस थर्ड टर्मिनल हुआ। और यहाँ से आप देखिए थर्मल शटडाउन, ये हमारा कंपैरेटर या एम्पलीफायर कह दीजिए, ये पूरा सर्किट। और ये आपका आप कह सकते हो यहाँ से आपने फीडबैक लिया है, ये आउटपुट वोल्टेज का फीडबैक यहाँ से लिया है, और यहाँ से आपको इस प्रकार ये सर्किट सेट किया होता है कि डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज आपको मिल सकता है। तो ये 7805 है जो 5 वोल्ट डीसी देता है, उसका बेसिक सर्किट है। ये देखिए आपका एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल, और ये +5 वोल्ट देता है आपको। और इसी प्रकार 7905 -5 वोल्टेज देता है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। आप इस प्रकार आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। आपको C1 C2 के सिर्फ पैरामीटर फाइंड करने हैं, और ये इसका ऑपरेशनल सर्किट है। तो यहाँ पे हमको रेंज मिलेंगे -15 या +15, आप ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर हमारा AC टू DC कन्वर्ट करेगा। वहां से ये हमारा पॉजिटिव के लिए और ये हमारा नेगेटिव के लिए दो हमारी सर्किट है। तो यहाँ पे माइनस वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे प्लस वोल्टेज मिलेगा, और हमको यहाँ पे 7815 में +15 वोल्ट मिलेगा और 7915 में -15 वोल्ट मिलेगा। तो ये सर्किट का बेसिक ऑपरेशन है और बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसको इस प्रकार
डेवलप कर सकते हो अगर आपको ये डेवलप करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो सारे कैपेसिटेंस के पैरामीटर भी दिए हुए हैं, तो आप अगर चाहो तो ये आपके माइक्रो प्रोजेक्ट में भी बना सकते हो। ये देखिए मैंने जो कहा था 3 टर्मिनल वाली आईसी 7805 या 7905 ये सारे एसी होती है, ये 3 टर्मिनल दिख रहे हैं। ये LM317 है, 3 टर्मिनल है। ये भी उसी प्रकार काम करेगा। तो इनपुट आउटपुट और कॉमन 1.5 एम्पियर से ज्यादा हो तो ये कर पाती है और वोल्टेज रेटिंग अप टू 37 वोल्ट रहता है। और यहाँ पे डिफरेंट एक्सटर्नल रजिस्टर हम लोग ऑपरेशन में ऐड करते हैं। इसको बेसिकली टेम्परेचर के लिए भी कई बार यूज किया जाता है। देयर आर डिफरेंट रेंज इन LM3XX सीरीज, काफी सारी आपको रेंज मिल जाएगी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक डायग्राम आप उसका सेम रहेगा। आपको अगर मान लीजिए कि पूछते हैं 320 तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उसकी सर्किट ड्रॉ करके आप एक्सप्लेन कर पाते हो, लेकिन आपके सिलेबस में 317 है तो हम इस पे स्टिक रहेंगे। और रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज नॉट फिक्स्ड एज 78XX एंड 79XX। यहाँ पे XX फिक्स था, यहाँ पे XX फिक्स नहीं है, तो रेंज ऑफ आउटपुट आपका यहाँ पे वेरी हो सकता है। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एडजस्ट ये कॉमन टर्मिनल है, ये आउटपुट और ये इनपुट, और ये R1 R2 के बीच में से रेगुलेटेड वोल्टेज दिया गया है और यहाँ से करंट जाएगा। तो इसका मतलब इसका अगर हम मान लीजिए कि हमको यहाँ पे वोल्टेज रेंज मैंने कहा वेरी है, तो वेरी यहाँ पे R2 की मदद से होगी। जैसा R2 रखेंगे ऐसा आपका आउटपुट वोल्टेज वेरी होगा। तो R2 इज चेंज टू एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका इक्वेशन आएगा आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी रेगुलेटेड, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो प्लस आई टी प्लस वी रेगुलेटेड अपॉन R1 वी रेगुलेटेड अपॉन R1 इंटू R2। तो इसका मतलब है R2 के अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट वोल्टेज आप सेट कर सकते हो। तो ये ऐसी थोड़ी 78XX और 79XX से डिफरेंट है, और इसका एडवांटेज ये है कि आप इससे आपकी रेंज आप सेट कर सकते हो अप टू 37 वोल्ट। अभी हम थोड़े अलग जोन में जाएंगे। स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस, आपने बहुत सारी बात सुना होगा। आपके कंप्यूटर्स के बारे में भी आप कभी बात होती होगी तो एसएमपीएस की बात आती होगी, एसएमपीएस खराब हो गया, स्विच मोड पावर सप्लाई। आपने ये देखा होगा आपके कंप्यूटर का एक सीपीयू जहाँ होगा वहां पे आपको ये देखने मिल जाएगा। तो स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। तो लीनियर रेगुलेटेड पावर सप्लाई पुराने जमाने में यूज होते थे, और एसएमपीएस में स्विचिंग डिवाइस और एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होता है कंप्यूटर में ज्यादा और काफी सारे पावर सेंसिटिव डिवाइस है, तो वहां पे ये यूज होता है जिससे वोल्टेज मेंटेन रहे आपका, तो ये उसका एम है। और बैटरी बैकअप के साथ में आप उसको यूज भी कर सकते हो। दे में बी क्लासिफाइड एज एसी टू डीसी होता है, डीसी टू डीसी होता है, डीसी टू एसी होता है। एसएमपीएस के क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपका क्लासिफिकेशन आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये 4 इसके क्लासिफिकेशन है एसएमपीएस के। मैं इसके यहाँ पे क्लासिफिकेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो एडवांटेज और लिमिटेशन देख लेते हैं एसएमपीएस की। हाई एफिशिएंसी है, आउटपुट वोल्टेज इज रेगुलेटेड रिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट। आपका आउटपुट एसएमपीएस पे कांस्टेंट रहता है। जो कॉस्टली डिवाइस है जहाँ पे आपको उसको उसकी वैल्यू मैटर करती है, वहाँ पे एसएमपीएस का खर्चा लगता है, जिसकी वजह से वो डिवाइस को कांस्टेंट इनपुट मिल पाता है। छोटी साइज होती है, कम वजन होता है कंपेरेटिवली, और पावर डेंसिटी हाई है, कम आपको दिखता छोटा है लेकिन पावर कंट्रोल ज्यादा है। डिसएडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस काफी सारी असर कर सकता है, और सर्किट डिजाइन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। हम फिर भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अगर आपकी चीज कॉस्टली है तो आपको एसएमपीएस यूज करना रहेगा। ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे पता है, हमको सबको पता है कि डीसी के लिए काम करने के लिए हमको रेक्टिफायर विद फिल्टर चाहिएगा, अगर प्योर डीसी चाहिए। फिर हाई फ्रीक्वेंसी स्विच से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, स्विचिंग। स्विचिंग कभी भी होता है, स्विचिंग से हम लोग किसी भी वेवफॉर्म का आउटपुट वेरी कर सकते हैं, टर्न ऑन और टर्न ऑफ दो के चेंज करने से। और यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी फेराइड ट्रांसफॉर्मर रखा होता है, क्योंकि स्विचिंग ज्यादा है तो हाई फ्रीक्वेंसी फेराइड कोर ट्रांसफॉर्मर होता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। आप फेराइड कोर ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पे रेक्टिफायर है नॉर्मल फिल्टर के साथ में, फिर हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग है जिसके अकॉर्डिंगली हम आउटपुट वोल्टेज वेरी कर सकते हैं, और उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए फेराइड ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। और उसके बाद में आउटपुट रेक्टिफायर विद फिल्टर अगेन, क्योंकि यहाँ पे
ट्रांसफॉर्मर है, इसी वजह से यहाँ पे अगेन यू हैव टू यूज रेक्टिफायर विद फिल्टर। तो यहाँ पे 2 रेक्टिफायर यूज हुए, तो और डीसी आउटपुट हमको मिलेगा। आप इसका स्ट्रक्चर समझते हो, कन्वेंशनल स्ट्रक्चर से थोड़ा-सा अलग है। आप कहोगे सर एसी टू डीसी तो यहाँ ही हो गया, तो आपने वापिस एसी टू डीसी क्यों किया? लेकिन हमने यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी फेराइड ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे सेकंड रेक्टिफायर विद फिल्टर यूज़ करना पड़ा। और ये कंट्रोल सर्किट है और ये स्विचिंग है, मान ये फीडबैक सिस्टम है, यहाँ से आउटपुट का फीडबैक लिया जाता है और ये आउटपुट का फीडबैक जो हम लोग लेते हैं, वो कंट्रोल सर्किट में जाता है और ये कंट्रोल सर्किट हमारा जो है वो स्विचिंग कंट्रोल करता है और ये स्विचिंग की मदद से हम लोग जो हमारा डिजायर्ड वोल्टेज लेवल है वो हम मेंटेन कर पाते हैं। तो ये एसएमपीएस का सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। तो आगे कंपोनेंट देखेंगे, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, फिल्टर, कन्वर्टर विद स्विच। जो मैंने स्विचिंग कहा वो बेसिकली स्विचिंग हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी हो सकती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज रेक्टिफायर, फिल्टर, सैम्पलिंग नेटवर्क और रेफरेंस पॉइंट, कंपैरेटर। आपको पता है कंपैरेटर क्या करता है, वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की अभी अब जरूर नहीं है। एम्पलीफायर जो आपका सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट है। आपको कई बार पूछा जाएगा एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम के कंपोनेंट लिखो, तो आपको बताना है किस किस प्रकार के कंपोनेंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पे इसका एक बेसिक सर्किट दिया है, इसका डिटेल सर्किट हम थोड़ी देर में देखेंगे। इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर को पल्स जनरेटर से इनपुट दिया जाता है। जितना ये वेरी होगा इतना यहाँ पे आपका यहाँ पे इमीटर करंट वेरी होगा। इसके अकॉर्डिंगली ये पूरा ये सिंबॉलिक है, ये रेक्टिफायर का सिंबल है और ये आपका ये भी है आपका फिल्टर का सिंबल है। तो ये आप समझ सकते हो, ये फिल्टरिंग प्रोसीजर के लिए पूरा एक सिंबॉलिक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है। तो बेसिक एसएमपीएस सर्किट को हम इस प्रकार बताएंगे। ट्रांजिस्टर Q1 वर्क्स एज अ स्विच। आपका ट्रांजिस्टर है वो एज स्विच वर्क करेगा। इसको जैसा पल्स मिलेगा इस प्रकार उसका आउटपुट वेरी होगा। ये बेस करंट के आपको पता है ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए मिनिमम बेस करंट चाहिए। तो बेस करंट का मैग्नीट्यूड जैसा वेरी होगा ऐसा आपका एमीटर करंट का मैग्नीट्यूड वेरी होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। आप और यहाँ पे ये हमारा एलसी फिल्टर है। क्यू इज गिवन बाय पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर जैसे आपको आपने कहा ये फीडबैक यहाँ से लिया जाएगा, ये पल्स प्रोड्यूस करता है जो हमारा बेस करंट गिना जाएगा। विथ अवेलेबल पल्स ट्रांजिस्टर गोज into saturation if VB is greater than 0। अगर मान लीजिए बेस एमीटर वोल्टेज ज्यादा है तो पल्स के साथ में ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में रहेगा, तो इसी वजह से सैचुरेशन में आपका करंट कांस्टेंट हो जाएगा। With input pulse to the base Q, current flows through L and C। आपका जैसे भी पल्स आएगा तो करंट आपका L और C में जाएगा और आपका L और C बेसिकली आप कह सकते हो ये काइंड ऑफ फिल्टर है। तो फिल्टर सर्किट से आउटपुट में आपको डीसी मिलेगा। स्मूथ डीसी इज फेड थ्रू द लोड थ्रू कैपेसिटर। तो आपका जो आउटपुट है वो प्योर डीसी जाएगा और ये फिल्टर के थ्रू पूरा फिल्टर होके यहाँ पे आपको प्योर डीसी मिलेगा। तो इसका बेसिक सर्किट है दोस्तों। इसका डिटेल सर्किट हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए लोड बढ़ा, यहाँ पे लोड बढ़ा, आपको पता है कभी भी लोड बढ़ता है तो वोल्टेज कम होता है। आपका मान लीजिए कोई हैवी, आपका कई बार क्या होता है लाइट डिम हो जाती है, ऐसा हम लोग जनरल यूज करते हैं, कम हो गई लाइट, तो अंधेरा सा छा गया थोड़ी देर के लिए। तो कभी बड़ा लोड ऑन होता है, मान लीजिए कई बार रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह ऑन करते हैं, उस वक्त मोमेंटरी एक एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वोल्टेज डिप गया। तो जैसे भी लोड बढ़ा वोल्टेज डिप गया, हमारा एम है वोल्टेज को मेंटेन करना, तो पल्स विड्थ बढ़ा दिया जाएगा। पल्स विड्थ बढ़ा इसका मतलब ज्यादा समय के लिए यहाँ पे करंट फ्लो होगा और इसकी वजह से लोड करंट बढ़ेगा, क्योंकि इंडक्टर हमारा एनर्जी स्टोर करता है और इसकी वजह से वीसी भी बढ़ेगा। वीसी बढ़ा, कैपेसिटर आपका वोल्टेज मेंटेन करता है, इसी वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो ये क्या है, पल्स विड्थ हम अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। अगर ज्यादा वोल्टेज कम हुआ तो पल्स विड्थ बढ़ा दो और वोल्टेज बढ़ गया तो पल्स विड्थ घटा दो। उसके अकॉर्डिंगली इसका बेस करंट का वैल्यू चेंज होगा और इसके अकॉर्डिंगली एल और सी में से जाके आपका कैपेसिटी का वोल्टेज है वो बढ़ेगा या कम होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पल्स विड्थ का जो मैं कंसेप्ट कह रहा हूँ ये है, मान लीजिए कि ये टी ऑन है और ये टी ऑफ है बाजू वाला। तो हम जितने समय तक के लिए इसको ऑन रखेंगे इतने समय के लिए यहाँ पे करंट के पल्स जाएंगे। ये पल्स है, एक पल्स, दो पल्स, तीन पल्स। तो जितना यहाँ पल्स ज्यादा उतना यहाँ पे बेस करंट के पल्सेस आएंगे। तो इतना कलेक्टर करंट यहाँ से जाएगा और फिल्टर होके अल्टीमेटली
यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज में जो मिसिंग कंपोनेंट है वो कैपेसिटर के चार्जिंग की वजह से मेंटेन होगा और आपका वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ेगा, इसी वजह से आउटपुट वोल्टेज मेंटेन होगा। ये हमको समझना होगा। तो ड्यूटी साइकिल कहेंगे टी ऑन अपॉन टी, जितना ड्यूटी साइकिल ज्यादा इतना बेस करंट ज्यादा। तो V0 इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू V इन इंटू डी। आउटपुट वोल्टेज को जितना ड्यूटी साइकिल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आपका इनपुट को ड्यूटी साइकिल से मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। इसको हम नंबर से समझेंगे दोस्तों। मान लीजिए इनपुट वोल्टेज 15 वोल्ट है और ड्यूटी साइकिल कम है, इसका मतलब 0.6 है, तो आउटपुट वोल्टेज 15 इंटू 0.6 मिलेगा। अभी ड्यूटी साइकिल अगर चेंज करते हैं तो इनपुट वोल्टेज आपका कितना मिला, यहाँ पे देखिए आप ओके यहाँ पे एक टाइपो एरर है, इट इज आउटपुट और इट इज ऑल्सो आउटपुट। मैं इसको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, हम लोग डिस्कस करते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे पल्स का वीट, मैंने बोला पल्स का वीट जितना वन टर्न ऑन टाइम ज्यादा रहेगा उतना आपका आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा। हम इसको समझते हैं, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू टी ऑन बाय टी और वही आउटपुट इज इक्वल टू वी इन इंटू डी। मान लीजिए आपका इनपुट वोल्टेज 15 वोल्ट है तो आपका डी कितना है, और डी मान लीजिए 0.6 है, तो आउटपुट वोल्टेज आपका 15 इंटू 0.6, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा 9 वोल्ट हुआ। और मान लीजिए मैंने ड्यूटी साइकिल चेंज किया, मैंने 0.4 कर दिया, कम कर दिया, तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, तो ये 6 वोल्ट। तो आप देख सकते हो जैसे भी मैं ड्यूटी साइकिल चेंज करता हूँ तो उसका टर्न ऑन टाइम ज्यादा होने की वजह से वी इन इंटू डी, और इनपुट वोल्टेज तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पे आउटपुट चेंज कर पाते हैं। तो ये एसएमपीएस का बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये डिटेल आगे वाली बेसिक सर्किट है, ये डिटेल सर्किट है। देखिए यहाँ पे इट इज लाइक ये आपका देख लीजिए ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से आपका रेक्टिफायर में जा रहा है, रेक्टिफायर से फिल्टर के थ्रू होके आगे जाएगा, और यहाँ पे ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, रेक्टिफायर है, आपका फिल्टर है, फिर कन्वर्टर है। कन्वर्टर ये हमारा जो हमने स्विचिंग वाला कन्वर्टर बताया जो पल्सिस पे काम करता है, वहां से पल्स मिलेंगे। ये देखिए यहाँ से फीडबैक ले रहा है और ये फीडबैक को ये आपका यहाँ से पल्सिस जब बाहर जाएंगे तो ये यहाँ पे फेराइड कोर, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए फेराइड कोर ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। यहाँ पे ये फर्क ये रहता है, ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे डॉटेड नहीं बताते, लेकिन फेराइड वाले में यहाँ पे डॉटेड बताते हैं। इस प्रकार आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे सिंबल को भी। अगेन रेक्टिफायर आया और अगेन पूरा फिल्टर के साथ में आएगा। तो आप देखिए इसको यहाँ से फीडबैक आया और फीडबैक और रेफरेंस कॉमन करके यहाँ से हमको कंपैरेटर और एम्पलीफायर गया, और इसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी फीडबैक यहाँ पे रेफरेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पल्सेस का फ्लो रहेगा, जितने पल्सेस आएंगे इतना यहाँ पे करंट फ्लो होगा, इतना इतना आपको यहाँ पे इनपुट मिलेगा। उसके अकॉर्डिंगली ये हाई फ्रीक्वेंसी फेराइट ट्रांसफॉर्मर आपका आगे प्रोसेस करेगा और पूरा फिल्टर और रेक्टिफायर की मदद से यहाँ पे आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। तो ये एसएमपीएस का बेसिक डायग्राम है दोस्तों। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2 फिल्टर, 2 रेक्टिफायर और 2 ट्रांसफॉर्मर यूज किए हैं, तो आप समझ सकते हो और इसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे। और ये बेसिकली आप कह सकते हो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड मल्टीवाइब्रेटर बेसिकली स्क्वायर वेव जनरेटर है, वो आपको पता होना चाहिए, जो आगे के डायग्राम में हमने देखा है। अभी एक लास्ट वाला टॉपिक देखेंगे, यूपीएस। हमें वैसे भी पता है यूपीएस, हमारे कंप्यूटर लैब में हमने देखा होगा। तो बेसिकली उसका वर्क ये रहता है कि जब भी जीबी का पावर कट ऑफ हो जाए तो हम यूपीएस अगर लगा हुआ है, 2 तरह का यूपीएस होते हैं। एक प्रकार का यूपीएस कंटिन्यूअसली रहता है जो लाइन में हमेशा होता है, जिसको हमको ऑन करना नहीं पड़ता, और दूसरी प्रकार का यूपीएस होता है उसको हमको अलग से ऑन करना पड़ता है, तो हम करेंगे। तो जिस प्रोसेस में हमको विदाउट इंटरप्शन चाहिए तो हम लोग उसको ऑनलाइन कहेंगे, और जिस प्रोसेस में हमको इंटरप्शन चलेगा स्विच ओवर के लिए, चेंज ओवर के लिए, उसको हम ऑफलाइन यूपीएस कहेंगे। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, नाम से भी पता चलता है पावर इंटरप्ट होना नहीं चाहिए, पावर सप्लाई आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। वो लोड होता है, क्रिटिकल लोड हम यहाँ पे लिखा है, स्मॉल क्रिटिकल लोड। तो कंप्यूटर है, कोई काम चल रहा है, कोई प्रोसेस है, कोई मशीनरी है, कोई हॉस्पिटल में कोई मशीनरी है जो जैसे कि लाइफ के लिए जरूरी है, तो वो सारे क्रिटिकल लोड आएंगे। ये सारे लोड के लिए हम लोग यूपीएस यूज करते हैं। तो जब एसी सप्लाई नहीं है वहां पे वो लोड
वो हमारा यूपीएस है वो उस लोड को ऑन रखेगा। जब पावर कंपनी कट ऑफ करती है, टर्न ऑफ हो जाता है, पावर कट हो जाता है, उस वक़्त यूपीएस काम आता है। तो ये कंप्यूटर्स बेसिकली हम अभी कंप्यूटर्स के लिए ही यहाँ पे बात करेंगे। इट इज़ यूज्ड टू वहाँ व्हेन पावर कट ऑफ इज़ रेगुलर बेसिस, जहाँ पे रेगुलर बेस पे पावर कट ऑफ होता है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। 2 टाइप्स ऑफ यूपीएस, ऑफलाइन और ऑनलाइन। यहाँ पे इसका डायग्राम समझेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट के नाम देख लेते हैं। एसी मेंस, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, बैटरी, क्रिटिकल लोड, नॉन क्रिटिकल लोड। तो 2 सेगमेंट तो मैंने कर दिए। कि क्रिटिकल लोड है उसको तो मैंने अलग बता दिया। नॉन क्रिटिकल लोड में मैंने कोई लाइन नहीं किया। वहां पे पावर कट हो जीईबी का या आपका टोरेंट पावर या कोई भी अदानी पावर, कोई भी पावर कंपनी आपका जो सप्लाई करती है वो कट हो, तो नॉन क्रिटिकल लोड कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन क्रिटिकल लोड कट ऑफ नहीं होता है। तो देखते कैसे होता है। तो एसी मेंस अगर ऑन है उस कंडीशन में नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल दोनों ऑन रहेंगे, अगर आपका एसी मेंस ऑन है तो। और वहां पे एसी मेंस के थ्रू रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर में रेक्टिफायर क्या करता है, आपका एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है और बैटरी चार्ज होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में एसी मेंस अगर ऑन है तो ये आपका बैटरी चार्ज होता रहेगा। ये ऑफलाइन बताया हुआ है, यहाँ पे कट ऑफ होने के बाद में ऑन होगा। चलिए, तो अभी मान लीजिए कि आपका एसी मेंस, यहाँ पे इन्वर्टर ऑफलाइन में यूज नहीं किया गया है, इन्वर्टर लाइन में नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए एसी मेंस कट ऑफ हो गया, आपका पावर सप्लाई बंद हो गया, तो नॉन क्रिटिकल लोड बंद हो जाएगा। उस वक्त इन्वर्टर को ऑन किया जाता है और आपका क्रिटिकल लोड ये ऑफ हो गया, लेकिन अभी ऑन करना है आपको, तो आप रेक्टिफायर वहां पे कट ऑफ हो जाएगा उसका, क्योंकि सप्लाई ही नहीं आ रहा। बैटरी में से जाएगा इन्वर्टर में और इन्वर्टर वापस क्रिटिकल लोड को ऑन कर देगा। ये आपका सिंपल सर्किट है। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में क्या है, एसी मेंस ऑन है तो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल दोनों लोड ऑन रहेंगे। और जैसे भी एसी मेंस ऑन है वहां तक बैटरी का चार्जिंग होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे, अच्छा ये कंडीशन में इन्वर्टर लाइन में नहीं है, इन्वर्टर में कोई सप्लाई नहीं जा रहा। अगर ऑनलाइन है तो यहाँ पे इसको हम ग्रीन बताएंगे, कहेंगे इन्वर्टर भी लाइन में ही रहता है, वो लॉसेस ऑकर करेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में। मान लीजिए एसी मेंस कट ऑफ हो जाता है, नॉन क्रिटिकल लोड और क्रिटिकल लोड फौरन कट ऑफ हो जाएंगे, तो आपको ये ऑफलाइन हो गया, दोनों कट ऑफ हो गए क्योंकि इन्वर्टर लाइन में नहीं था। तो आपको क्या करना है, रेक्टिफायर भी आपका बंद हो जाएगा क्योंकि एसी मेंस आपका नहीं आ रहा है। तो आपकी बैटरी है वो इन्वर्टर को फीड करना शुरू करेगी और इन्वर्टर से आपका क्रिटिकल लोड ऑन रहेगा। ये ऑफलाइन यूपीएस हो गया। और तो ऑफलाइन यूपीएस है वो लोड कट होता है वहां तक कुछ सेकंड के लिए चेंज ओवर होता है। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज रखी होती है, आपको मैन्युअली नहीं करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज की मदद से होगा। तो इन्वर्टर इज ऑन ड्यूरिंग मेंस कट ऑफ और लोड में भी ऑब्जर्व स्विचिंग ट्रांजिएंट ड्यूरिंग चेंज ओवर। तो लोड में थोड़ा सा वोल्टेज वेरिएशन की वजह से ट्रांजिएंट यानी वोल्टेज सडन वोल्टेज चेंज आएगा। तो ऑफलाइन यूपीएस इस प्रकार होता है। तो ऑनलाइन यूपीएस में क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे इन्वर्टर लाइन में ही रखा होता है, ये कंटिन्यूअसली लाइन में है और जैसे भी आपका एसी मेंस ऑफ होगा ऐसे ही आपका इन्वर्टर ऑन होने की वजह से क्रिटिकल लोड सर्व रहेगा। यहाँ पे कट ऑफ नहीं होगा, इतना ही फर्क है। बुक में अलग डायग्राम दिया गया है लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन किया है, इसी वजह से सेम डायग्राम का यूज किया है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। दोस्तों हमारा सफर जारी रहेगा और हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।